हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन। संबंध और फलन अभी यहाँ पर थोड़ा सा कम है और इसका बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप आपको क्लास 12th में मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्लास 12th में आपको बिल्कुल आराम से समझ में, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे पहला टॉपिक होगा रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ आपको क्लास 12th में पढ़ना है। कुछ स्टार्टिंग वाली बातें सबसे पहले आपको समझना है। आपने अभी समुच्चय पढ़ा है, यहां पर समुच्चय का प्रयोग करते हुए हम संबंध की बात करें। ठीक है, वैसे तो संबंध आपने कुछ पारिवारिक संबंध भी पढ़े होंगे। पारिवारिक संबंध जैसे आपका आपके पिताजी से क्या संबंध है, आपका आपकी मम्मी से क्या संबंध है, सब जानते हैं। मम्मी को आप मम्मी कहते हैं तो आपका पिता माता और पुत्र का संबंध है। आपके पापा जी से आपका पुत्र और पिता का संबंध है। भाई का भाई से संबंध, आपस में भाई भाई होते हैं, वो संबंध है। बहन का संबंध है ना, आपका हमसे क्या संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये सारे संबंध होते हैं। हम बात करेंगे यहां पर कुछ गणितीय संबंधों की बात करेंगे। गणितीय संबंधों की बात, तो गणित की संबंध में भी कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ संख्याएं बड़ी होती हैं, कुछ संख्याएं छोटी होती हैं। तो बड़े छोटे का संबंध होता है ना। अधिक बड़ा छोटा, या ये कहें कि जैसे कोई लंबाई को नाप दें और एक लंबाई कुछ कम है, एक लंबाई कुछ ज्यादा है, तो कौन किससे कितनी बड़ी है, छोटी है, इस प्रकार से ये कुछ गणितीय संबंध होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार से जो समुच्चय के संबंध हैं उनमें बात करेंगे। जैसे हम ये माने, एक उदाहरण के तौर से आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम ये माने कि यहां पर कोई दो भाई है, कोई दो भाई मान लें कि दो भाई आपस में, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, दोनों के अलग अलग परिवार हैं। मान लेते हैं कि एक आपका ये कोई परिवार है और एक आपका ये कोई परिवार। ठीक, भाइयों के, दो भाइयों के अलग अलग परिवार हैं। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी पिताजी होंगे इस परिवार में, माता होंगी, पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, इस प्रकार से। ये मान लेते हैं कि कोई बड़ा भाई है, पहला भाई जो कि बड़ा भाई है, इन्हीं का एक छोटा भाई है और इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं। उसमें भी यही होगा, उनमें जो पारिवारिक लोग होंगे उसमें पिता भी होंगे, माता भी होंगे और पुत्र हो सकता है कि दो पुत्र हो सकता है एक ही पुत्र हो, पुत्री ना हो, वगैरह वगैरह, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर हमने ये लिखा देखो ये हमने दो परिवार लिख लिए। ठीक, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इनसे क्या संबंध है, इनसे इनका क्या संबंध है, भाई का संबंध होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में क्या है, भाई भाई है। अब हम बात करें, अगर इनकी इनसे बात करें तो बताओ इनका इनसे क्या संबंध होगा, इनका इनसे क्या संबंध होगा। ये बड़े भाई हैं और ये बड़े भाई की पत्नी है, ये बड़े भाई की पत्नी है, तो इनको क्या कहेंगे, ये वधू कह सकते है ना। अगर हम इनसे इनकी बात करें तो इनका भी इनसे संबंध होगा। क्या संबंध होगा, ये भतीजा होगा, इनका क्या होगा, भतीजा होगा। तो वो सारे संबंध इसी प्रकार, जैसे माता जी हैं, इनका इनसे क्या संबंध होगा बताओ, ये बड़े भाई की पत्नी है। माता का मतलब क्या है, बड़े भाई की पत्नी है। और इनसे अगर इनका संबंध की बात करें तो क्या होगा, ये इनके देवर होंगे। क्या होगा, ये इनके देवर होंगे। अगर इनकी बात इनसे करें तो क्या होगा, ये देवरानी होगी। अगर इनकी बात इनसे करें ये क्या होगा, ये भतीजे होंगे, है ना। ये इस तरीके से सारे संबंध। इसी प्रकार तो कोई ये बड़े भाई का पुत्र है तो यहां पर इनको क्या कहोगे आप, इनको ये क्या कहेंगे, चाचा जी कहेंगे। इनको ये क्या कहेंगे, चाची कहेंगे। इनको ये क्या कहेंगे, इनको भाई कहेंगे, है ना।
और इसी प्रकार ये पुत्री है, तो इनको ये क्या कहेंगे, देखो इनको क्या कहेंगे, ये भी पुत्री है ना, ये इनके चाचा जी होंगे, ये इनकी चाची होंगी, ये इनके भाई हो जाएंगे। तो लेकिन एक बात समझो कि जो इनका इनसे संबंध होगा वो इनका इनसे संबंध देखो कतई नहीं होगा। जैसे ये माता जी है, मतलब ये बड़े भाई की पत्नी है, इनका इनसे क्या संबंध हमने बताया आपको, इनका ये माता जी है मतलब बड़े भाई की पत्नी है, तो इनका इनसे क्या संबंध होगा, ये देवर होंगे। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि इनका इनसे क्या संबंध होगा तो भैया देवर नहीं होंगे, है ना, ये इनकी भाभी होंगी। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इनका इनसे संबंध है वो इनका इनसे संबंध कतई नहीं होगा। पक्की बात है ना, पक्की बात। चलिए हम देखो अब थोड़ी गणती बात करें। देखो अगर हम ये कहें इस परिवार में कोई ए बी सी डी ये 4 मेंबर हैं, इस परिवार में देखो ये क्या है, परिवार का मतलब अभी आपने पढ़ा समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह, अलग अलग वस्तुओं को एक साथ इकट्ठा मिला के संग्रह बना दे, वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो एक समुच्चय ये हो गया। तो इस पारिवारिक लोग जो इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, परिवार का इकट्ठा होना मतलब समुच्चय हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखो इसको मान लेते हैं कि यहां पर 2 3 ऐसे कोई गिनती लिख दें, 1 2 3, यहां पर 3 लोग हैं, 1 2 3 इनका नाम दे दिया। अब आप ये कह सकते हो कि इनसे यहां से अगर हम इसका नाम ए समुच्चय दें और इसका नाम हम बी समुच्चय दें। ठीक, आपको समझना है कि अगर, चलिए हम बिल्कुल एकदम गणित वाली बात आ जाए, गणित वाली बात। एक आपको बात समझनी है, क्रमित युग्म। क्या समझना है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर पेयर, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, देखो ध्यान दें, अगर ए ये है और ये समुच्चय बी है, इन दोनों का क्रमित युग्म निकालना चाहें तो उसको हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ए गुणे बी कतई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गुणा में क्या करते हैं, यहां पर गुणा में क्या करते हैं, ए गुणे 1, मतलब गुणा में तो हम गुणा करके लिखते हैं। जैसे 2 का 3 में गुणा क्या लिखोगे, 2 या 6 लिखोगे, यहां 6 कतई नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इसको पढ़ना है। और इस प्रकार से देखो ए इंटू 1, ए का 1 से पेयर करना है। ठीक, ए का 2 से भी पेयर बनाना है तो यहां लिख सकते हो ए इंटू 2, ए यहां पर लिख सकते हैं ए कोमा 3, क्या लिखोगे, ए कोमा 3। समझ रहे हो बात। इसी प्रकार देखो बी से, यहां पर देखो बी कोमा 1 लिखोगे, बी कोमा 2 लिखोगे, बी कोमा 3 लिखोगे। इसी प्रकार बिल्कुल देखो यहां से आ जाओ, अगर हम 3 ये सी की बात करें तो सी के भी देखो इसी प्रकार पेयर होगा। देखो बी का 1 से पेयर है, बी का 2 से पेयर है और बी का 3 से भी देखो पेयर। ठीक, ये तो ये हो गया। अब सी का नंबर आ जाओ, सी का 1 से पेयर है तो आपको लिखना है सी कोमा 1, सी कोमा 2 लिखना है, सी का 2 से भी पेयर है और सी का 3 से भी पेयर है तो आपको सी कोमा 3 लिखना है। ठीक है, और यहां पर आ जाओ, अगर हम बात करें डी की तो यहां से डी का भी बिल्कुल वही काम करना है, डी कोमा 1 लिखना है, यहां डी कोमा 1, डी कोमा 2 लिखना है और डी कोमा 3 लिखना है। तो इस प्रकार से देखो, और इसको हम ए क्रॉस बी को भी एक समुच्चय के रूप में ही लिखेंगे, ये समुच्चय के अवयव हो गया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्रमित युग्म बताइए, हम संबंध की बात करेंगे तो संबंध की बात तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब हम क्रमित युग्म पहले सीख लेंगे, ऑर्डर पेयर सीख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, देखो अभी यहां पर क्या है, इस क्रमित युग्म तो है ये, है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहां समझना है ए क्रॉस बी बराबर, आपको क्या करना है, ए का 1 से संबंध, देखो यहां पर ये इससे रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, ए 2 से भी रिलेटेड है, ए 3 से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार बी 1 से, बी 2 से, बी 3 से रिलेटेड है। यहां पर सी 1 से रिलेटेड है, सी 2 से, सी 3 से रिलेटेड है और इसी प्रकार डी 1 से रिलेटेड है, डी 2 से रिलेटेड है और डी 3 से भी रिलेटेड है। बात आ रही समझ में। तो इस प्रकार से देखो समझो,
इसके बाद देखो कृमित युग्म बात समझ में आ रही होगी, कृमित युग्म आपको कैसे समझना है, ठीक है। कृमित युग्म के बाद आपको देखो क्या समझना है, एक बात विशेष, कभी भी अगर A क्रॉस B की बात की जाए, अब बात अगर हम आपसे कहें कि आप B क्रॉस A की बात बताएं, B क्रॉस A की बात बताएं, ये तो A क्रॉस B आपने निकाला, B क्रॉस A की बात बताएं, तो आपको क्या करना है, B के एलिमेंट देखो पहले करना है। यहां पर B के एलिमेंट कितने हैं, देखो यहां पर हम लिख देते हैं, B के एलिमेंट है 1 2 3 और A के एलिमेंट आपके पास देखो ये लिखे हुए हैं A B C D, तो यहां पर लिखना है A B C D, ये आपके A के एलिमेंट हैं। अब B क्रॉस A अगर आपको ज्ञात करना है तो B क्रॉस A बराबर कैसे ज्ञात करें, देखो ध्यान दें, वही बिल्कुल सिस्टम वही है, लेकिन आपको याद रखना है कि B पहले B का रिलेशन A से, हमने अभी आपको यहां से बताया था कि इस परिवार का इससे जो रिलेशन है वो इस परिवार का इससे रिलेशन कतई नहीं है, क्योंकि ये अगर हम बात करें कि ये इसके देवर हैं तो ये इसके देवर नहीं है, है ना, मतलब जो इनका इनसे संबंध है वो इनका इनसे संबंध कतई नहीं है। तो बिल्कुल वही बात यहां से आपको समझनी है। अगर हम बात करें B क्रॉस A की, तो B क्रॉस A बराबर कैसे, देखो ये आपका 1 1 A, 1 का A से रिलेशन, 1 का B से रिलेशन, 1 का C से रिलेशन और 1 का D से रिलेशन, इस तरीके से आपको लिखना है 1 A 1 B 1 C 1 D, इस तरीके। इसी प्रकार 2 A 2 A 2 B 2 C 2 D, और अब 3 का इसी प्रकार 3 A 3 B 3 C और यहां पर 3 D आप लिख सकते हैं, ठीक, इस प्रकार। इतनी बात समझ में आ रही। अब आप ध्यान से देखें कि यहां पर A क्रॉस B जो हमने लिखा है A क्रॉस B, और यहां पर B क्रॉस A लिखा है, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर दिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इस बात को विशेष तौर से आप समझ लें कि A क्रॉस B कभी भी, मतलब A का जो B से रिलेशन है वो कभी भी B का A से रिलेशन नहीं हो सकता है, तो A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इतना आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर। अब एक बात और समझना है, वो क्या है, यहां पर अगर हम आपसे कहें कि A के जो अवयव थे, देखो ध्यान दें, A के अवयव कितने थे, A B C D, और यहां जो B के अवयव थे वो आपके थे 1 2 3। आपसे हम कहें कि यहां पर A में जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है, A में अवयव कितने हैं, देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ A मतलब A के अवयवों की संख्या वो कितनी है, 4। अगर आपसे कहें कि B के अवयवों की संख्या बताएं तो आप बहुत आराम से कह सकते हो 3, क्योंकि 1 2 3 3 अवयव है यहां पर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ A क्रॉस B बताइए वो कितने होंगे, तो आप कितने बताएंगे, नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर आपको याद रखना है नंबर ऑफ A इंटू में नंबर ऑफ B, मतलब A में अवयवों की संख्या इंटू में B में अवयवों की संख्या के बराबर होगी। तो यहां पर A में अवयवों की संख्या है 4 और B में अवयवों की संख्या है 3, तो यहां पर 4 का 3 में मल्टीपल कितना लिखोगे आप, 12 लिखोगे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो 12 अवयव मिलेंगे, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी मिलेगी, 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि अगर A में अवयवों की संख्या 4 है, B में अवयवों की संख्या 3 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बता देना है कि A में अवयवों की संख्या इंटू B में अवयवों की संख्या बराबर होता है A क्रॉस B में अवयवों की संख्या के बराबर। इतनी क्लियर बात, किसी को कोई डाउट भैया, क्लियर। इसके बाद एक बात और समझ लो, बहुत आराम से एक बात और समझ लो, समझो एक पहली वाली एक्सरसाइज एकदम क्लियर। वो क्या है, जैसे कभी भी आपसे कोई ये कहे, अगर देखो कोई दो कृमित युग्म समान कब होते हैं, कभी भी आपको ऐसा याद रखना है
कि ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। ए कॉमा बी कॉमा ए, मतलब ये का ए से बी का जो संबंध, वही बात जो अभी बताई कि जो ए का बी से संबंध है वो बी का ए से संबंध कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा, और यदि ये बराबर है तो तभी बराबर हो सकता है जब ए का मान बी के बराबर हो, बी का मान ए के बराबर हो। जैसे देखो ध्यान दें, यहां पर इसको हम रब कर लेते हैं और फिर इसके बाद में दो समान क्रमित युग्मों की बात आपको समझनी है। दो समान क्रमित युग्म देखो कैसे आप ज्ञात करेंगे। जैसे बात करें हम आपसे ए कॉमा बी, यहां आपका लिखा है ए कॉमा बी, और अगर यहां पर लिखा है 2,3, अगर ये युग्म इस युग्म के बराबर है तो निश्चित रूप से इसके संगत अवयव बराबर होंगे, मतलब a बराबर आपको 3 मिलेगा और यहां से b बराबर आपको कितना मिलेगा, b बराबर 3 मिल जाएगा, सॉरी a बराबर आपको 2 मिल जाएगा और b बराबर आपको 3 मिलेगा। अगर ये दोनों क्रमित युग्म आपस में समान होते हैं तभी समान कहे जाते हैं जब उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो यहां पर देख सकते हो a बराबर कितना 2 लिख सकते हो और b बराबर 3 तब लिख सकते हो जब a कॉमा b बराबर हो 2,3। ठीक है, इतनी क्लियर बात। तो अच्छा, एक बात कभी कभी और आती है, वो क्या, a क्रॉस a तो आपने समझ लिया, सॉरी a क्रॉस b तो समझ लिया, मतलब a से b का क्रमित युग्म जो हमने निकाला है वो तो आपने समझ लिया। कभी ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि a क्रॉस a, चलो हम यहां पर ऐसे लिख देते दो, अभी यहां पर a और b का क्रमिक गुणन था, है ना, क्रमिक गुणन a और b का। अगर हम a और a मतलब 3 बार ट्रिपल कर दें, ट्रिपल प्रोडक्ट कर दें, तो a क्रॉस a बराबर कैसे ज्ञात करोगे, या हम ऐसे कहें अलग अलग लें, a क्रॉस b क्रॉस c कैसे कहोगे, इस प्रकार से कर दें। तो याद रखिए a क्रॉस b क्रॉस c कैसे ज्ञात करोगे। हम एक उदाहरण के तौर पे आपको पहले समझा दें। जैसे हम ये मान लें कि आपके पास 3 समुच्चय हैं, उनमें से पहले समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3। दूसरा समुच्चय है उसके अवयव आपके पास हैं 1, 2। एक तीसरा समुच्चय c है, उसके अवयव हैं a, b। चलो ऐसे लिख देते हैं, इसको भी देखो पलट देते हैं। यहां पर b के अवयव हम लिख देते हैं x, y लिख दें, और c के अवयव लिख दें a, b लिख दें। ठीक, a, b। इतनी बात ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि a क्रॉस b क्रॉस c बताएं तो आपको a क्रॉस b क्रॉस c कैसे ज्ञात करना होगा। देखो ध्यान दें, अगर हम इस प्रकार लिख दें a क्रॉस b क्रॉस c, इस प्रकार, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो a क्रॉस b क्रॉस c निकालो तो भी आपको a क्रॉस b क्रॉस c का मान मिल जाएगा, और अगर यहां से पहले a में b का क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस करके फिर c से क्रॉस करेंगे तो भी आपको मान इनका a क्रॉस b क्रॉस c का मान मिल जाएगा। तो यहां पर पहले यहां इससे समझ लेते हैं। देखो ध्यान दें, आपको क्या करना है, b क्रॉस c पहले निकालना है। क्या करना है, b क्रॉस c। तो यहां से देखो b के जो एलिमेंट हैं वो है x, y, क्या है, x, y, और यहां से फिर हमें क्या करना है, c, a, b ये लिखना है। अब यहां से हम देखो कैसे क्रमित युग्म बनाएंगे, x, a लिखेंगे, x, b लिखेंगे, और फिर इसके बाद y, a लिखेंगे और y, b लिखेंगे। सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c इस प्रकार लिखेंगे। तो a क्रॉस b क्रॉस c बराबर देखो a में जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है 1, 2, 3, और क्रॉस इसके बाद यहां पर x, a, x, b, y, a और y, b इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां थोड़ा पीछे लौट के आ जाएं
यहां पर क्या करना है, 1 का पहले यहां से पेयर बनाना है, तो लिखना है 1 कॉमा, क्या लिखना है 1 कॉमा एक्स कॉमा ए, इस प्रकार से। फिर 1 का पेयर करना है 1 कॉमा एक्स कॉमा बी से, फिर 1 कॉमा वाई कॉमा ए से, और 1 कॉमा वाई कॉमा बी। अब देखो एक एलिमेंट का हमने पेयर बना लिया। अब यहां से दूसरा एलिमेंट इसी प्रकार देखो, दूसरा से इसको हम मल्टीपल करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 2 कॉमा एक्स कॉमा ए, फिर लिखेंगे 2 कॉमा एक्स कॉमा बी, फिर लिखेंगे 2 कॉमा वाई कॉमा ए, फिर लिखेंगे 2 कॉमा वाई कॉमा बी, और फिर इसके बाद में तीसरे एलिमेंट का नंबर है, तो 3 कॉमा एक्स कॉमा ए, क्या लिखेंगे 3 कॉमा एक्स कॉमा ए, 3 कॉमा एक्स कॉमा ए हो गया, 3 कॉमा एक्स कॉमा बी, और इसी प्रकार 3 कॉमा वाई कॉमा ए, और यहां लिखना है 3 कॉमा वाई कॉमा बी। ठीक इस प्रकार से देखो इसको हम यहां पर समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। तो यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान देखो कितना मिल गया, ये इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट हो गए 12। वही बिल्कुल प्रोसेस है, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताएं, तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए में समुच्चय में अवयवों की संख्या, इनटू में बी में समुच्चय हैं उनके अवयवों की संख्या, और सी समुच्चय में अवयवों की संख्या का, इनका तीनों का हम मल्टीपल करेंगे तो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ ए देखो, ए में जो अवयव हैं वो कितने हैं, ए में अवयव हैं वो 3 हैं, बी में अवयव हैं वो 2 हैं, और सी में अवयव हैं वो आपके 2 हैं। तो इस प्रकार से अगर हम मल्टीपल करें 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, देखो कितने अवयव हो गए 12। यहां पर हमने गिनती गिने 12 अवयव निकले। तो इस प्रकार से हम अगर अवयवों की संख्या पूछी जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एकदम क्लियर। इतनी छोटी सी बात आपको चैप्टर के जो पहली प्रश्नावली है 2.1 उसमें आपको बस इतनी सारी चीजें समझनी। उम्मीद है कि आपको ये सारी बेसिक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी, अगर कोई समस्या है तो भैया कमेंट जरूर करके बताएं, पूछें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे संबंध क्या होता है, ये समझना है। संबंधों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इसके बाद संबंध को हम कैसे निरूपित करते हैं ये भी साथ साथ में आपको समझना है, और फिर अंत में एक्सरसाइज 2.2 के सारे प्रश्नों को हमें हल करना है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट तो आपको बेसिक पढ़ना होगा, फिर इसके बाद 10 ही 15 मिनट क्या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के आधा घंटा या 40 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं संबंध क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको संबंध की परिभाषा समझनी है। संबंध की परिभाषा समझनी है भैया। देखो भाई संबंध क्या है, आपको पता है कि एक आपके पास कोई समुच्चय होता है एक कोई समुच्चय हो अगर बी, ये दोनों अरिक्त समुच्चय हो। कैसे समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय। ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय हो तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मानी क्रमित युग्म में अगर हम निकालें तो क्रमित युग्म में जो यहां पर मिलेगा उसका जो सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, वो वास्तव में संबंध कहलाता है। तो जो संबंध होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। आर जो होता है मतलब जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। बस इतनी सी बात, इतनी सी परिभाषा है संबंध की, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं सीखना है। ठीक है, यहाँ पर हम पारिवारिक संबंधों की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल समुच्चय में जो संबंध होते हैं उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। एक कोई अरिक्त समुच्चय ए है, एक कोई अरिक्त समुच्चय बी है, इनका दोनों का हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं, तो हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेते हैं, और ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय होते हैं वो संबंध कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे हम एक उदाहरण से आपको बताएं, जैसे एक कोई समुच्चय है ए और इस ए समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3। एक कोई समुच्चय है बी, इसके अवयव हैं a, b। अब आपसे कहें कि a क्रॉस b बताइए, मतलब a का b से कार्तीय गुणन बताइए, तो आपको लिखना होता है 1, a 1, b और यहां पर 2, a 2, b और यहां पर 3, a 3, b 3, b। ठीक है, ये इसका कार्तीय गुणन होता है। अब इसके जो उप समुच्चय होंगे वो संबंध कहलाते हैं। उप समुच्चय कितने होंगे आपको पता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कितने होते हैं? किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं, जहां n क्या होता है? अवयवों की संख्या होता है। या हम इसको ऐसे कहें कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3। इसमें अवयवों की संख्या 2 है, तो 3 दूनी 6। इसमें a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 6 हो जाएगी। और 2 की पावर 6 बराबर कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है। कितना होता है? 64। तो 2 की पावर 6 का मतलब 64, मतलब उप समुच्चयों की संख्या 64 होगी। इसका मतलब संबंधों की संख्या भी 64 ही होगी। जितने उप समुच्चय होते हैं उतने ही संबंध होते हैं। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट। इसके बाद देखो समुच्चय का हम निरूपण कैसे करते हैं, अब आपको यह समझना है। समुच्चय के निरूपण की विधियां आपको समझनी है। समुच्चय की नहीं, समुच्चय की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, मानी संबंध की। तो संबंध के निरूपण की कितनी विधियां हैं? संबंध निरूपण की विधियां, संबंध निरूपण की विधियां। देखो ध्यान दें, सबसे पहली विधि, इसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। दूसरी विधि है, इसको कहते हैं निर्माण, इसको कहते हैं निर्माण विधि। और तीसरी विधि है तीर आलेख विधि। तीर आलेख विधि से भी संबंध को निरूपित करते हैं। तो यहां पर तीनों विधियों को पहले समझना है और फिर इसके आगे की बात बताएंगे आपको। देखो यहां पर इसको हम रब कर देते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना है कि हम रोस्टर विधि में क्या करते हैं। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, देखो अभी जो हमने यहां पर विधि लिखी ना, वो विधि वास्तव में रोस्टर विधि थी। देखो ध्यान दें, आपको क्या करना है, जैसे कोई समुच्चय A है, उसके अवयव 1, 2, 3 है। एक कोई समुच्चय है B, उसके अवयव हैं आपके पास, मान लेते हैं 4, 5, 6, ऐसे लिख देते हैं। और आपसे अगर ये कहा जाए कि कोई एक रिलेशन है A से B में, A से B में एक रिलेशन है और उस रिलेशन को इस प्रकार से, ये रिलेशन है, देखो लिख देते हैं। रिलेशन इस प्रकार से है कि A से B में है और A से B का अंतर विषम है। क्या है? विषम है। चलिए यहां पर आपको इस रिलेशन को लिखना है, तो कैसे लिखोगे? किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? यहां पर इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, A से B का जो अंतर है उसको आपको लिखना है क्या? विषम है, ऐसा लिखना है। तो देखिए ध्यान दें, 1 से अगर हम 4 का अंतर करें, तो 1 से 4 का अंतर करें तो आपको यहां लिखना है 1,4। क्या लिखना है? 1,4 यहां लिखना है, जिससे हमें सीधा दिख रहा है 1 और 4 का अंतर विषम मिलेगा। 1 4 से संबंधित किस प्रकार से है कि 1 और 4 का जो अंतर है वो कितना है? विषम है। इसके बाद 1 5 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 और 5 का अंतर विषम है ही नहीं। 1 और 5 का अंतर तो सम आ जाएगा। 1 6 लिख सकते हो आप, यहां लिख दें 1,6 लिख दें। 1 और 6 का जो अंतर होगा वो विषम हो जाएगा। 3 यहां पर देखो 2
2 4 नहीं लिखेगा, 2,4 नहीं लिखना है क्योंकि 2 और 4 का अंतर विषम नहीं आएगा। 2,5 आप लिख सकते हो, 2,5 यहां लिख दें, ठीक है, 2 और 5 का अंतर विषम होगा। फिर 2 6 नहीं लिखना है, 2 और 6 का अंतर सम हो जाएगा। फिर इसके बाद 3,4 आप यहां लिख सकते हो, 3 और 4 का अंतर विषम आएगा। फिर इसके बाद 3,5 नहीं लिखना है क्योंकि 3 और 5 का अंतर सम हो जाएगा, है ना, 2 बचेगा ना, सम हो जाएगा। तो 3,6 भी आप यहां लिख सकते हो, 3,6, और 3 और 6 का जो अंतर होगा वो भी विषम होगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशन देखो बनके तैयार हुआ है, ठीक है। यहां पर आपको विशेष याद रखना है कि ए जो है ये समुच्चय ए का अवयव है और ये समुच्चय बी का अवयव है ना। ये एक जो पहला अवयव होता है ये समुच्चय ए का अवयव है और ये दूसरा वाला समुच्चय बी का अवयव है ना। तो इस प्रकार से ये समुच्चय जो हमने संबंध लिखा है, ये संबंध आपका कौन से रूप में है, रोस्टर रूप में है, ठीक है। और अगर इसी संबंध को हम निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दें, ये तो आपका रोस्टर रूप में लिखना हो गया। अब अगर हमें निर्माण रूप में लिखना है तो निर्माण रूप में देखो कैसे लिखेंगे, चलो यहां लिख देते हैं। निर्माण रूप में अगर हमें r बराबर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे x, y, देखो ध्यान दें, x, y, जबकि x यहां पर देखिए x कहां से आया, x अवयव a का अवयव है और जो y है वो b का अवयव है, ठीक है। और हमने आपको लिखाया है x और y का जो अंतर है, x माइनस y जो है वो क्या है, x माइनस y विषम है, क्या है, x माइनस y क्या है, विषम है। तो इस प्रकार से ये देखो हमने जो लिखा है ये r, ये आपका कौन सा रूप है, निर्माण रूप है। ये भी आपका एक संबंध लिखा है हमने, किस रूप में लिखा है, निर्माण रूप में लिखा है। तो इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो इसको हम कहते हैं निर्माण रूप में, और इस प्रकार से लिखा जाए तो इसको हम कहते हैं रोस्टर रूप में। इसके बाद हम बात करें अगर तीर आलेख विधि की, तो तीर आलेख विधि से देखो कैसे हम रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हम एक काम करेंगे, ये कोई ए समुच्चय लिख दें, यहां पर हम एक समुच्चय बी लिख दें। ए के अवयव 1 2 3 हैं और बी के अवयव 4 5 6 हैं। और ये किस प्रकार से संबंधित हैं, देखो 1 4 से संबंधित है, तो आपको 1,4 यहां ऐसे लिखना है, ठीक है। ये देखो यहां पर इस प्रकार से ऐसे लिख के यहां पर r लिख दिया करो कि मतलब a से b में संबंध है। और किस प्रकार से है, 1 4 से संबंधित है, 1 6 से भी संबंधित है, 2 5 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है और 3 6 से भी आपका संबंध रखता है। तो इस प्रकार से ये आपकी विधि जो है वो तीर आलेख विधि कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संबंधों को निरूपित करते हैं, ठीक है। 3 विधियां संबंधों के निरूपित करने की 3 विधियां हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, संबंध, चलिए पहले यहां इसको हम रब कर लेते हैं। इसके बाद देखो बच्चों एक बात और समझनी है, अब आपको क्या समझना है, देखो प्रांत क्या होता है, क्या समझना है पहले, प्रांत क्या होता है, प्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत और इसके बाद परिसर। यहां पर देखो ये 3 परिभाषाएं आपको और समझने की जरूरत है। प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो देखो बच्चों होता क्या है, प्रांत और सहप्रांत और परिसर समझने के लिए देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास एक समुच्चय है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3 और एक कोई समुच्चय बी है, इसके अवयव हैं 4, 5, 6। अगर आपसे हम ये कहें कि इससे कोई रिलेशन है, वो इस प्रकार से है 1,4, 2,4, 3,5। अगर हम A क्रॉस B निकालें तो A क्रॉस B के कुछ अवयवों को लेकर के हम रिलेशन बनाते हैं, मतलब उसके जो उप समुच्चय होते हैं, A क्रॉस B के जो उप समुच्चय होते हैं वही तो रिलेशन होता है। तो रिलेशन में हमने मान लिया कि 1,4 है, 2,4 है, 3,5 है, 2,6 है, इस प्रकार से हमने मान लिया, चलो इतना ही मान लिया,
ये आपका एक कोई रिलेशन है। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो आर का प्रांत है वो कितना है, आर का प्रांत है वो कितना, आर मानी रिलेशन का जो प्रांत है वो कितना है। देखो ध्यान दें, रिलेशन का जो प्रांत है वो कितना है, 1 4 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है, 3 5 से संबंधित है। देखो एक तीर आलेख से भी आपको बिल्कुल एकदम अच्छा सा समझ में आ जाएगा। एक रिलेशन, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है और समुच्चय ए से बी में संबंध रखता है। 1 2 3 इसके अवयव हैं, 4 5 6 इसके अवयव हैं। संबंध देखो इस प्रकार से है, 1 का 4 से संबंध है, 1 का 4 से संबंध है, 2 का भी 4 से संबंध है, 3 का 5 से संबंध है, 2 का 6 से संबंध है। इस प्रकार से ये संबंधित है ना। तो अब आपको आर का जो प्रांत है वो निकालना है। प्रांत क्या है, प्रांत आपको याद रखना है जो ए समुच्चय है, ए समुच्चय उसके सभी अवयव। देखो ध्यान दें, ए का 4 से संबंध है, तो यहां पर देखो प्रथम अवयव, यहां पर इसका प्रथम अवयव, ये प्रथम और ये, ठीक है। तो इनमें देखो 2 1 2 3 ये आ रहा ना, 1 2 3 प्रांत कितना लिखोगे आप, 1 2 3 लिखना है। प्रांत बराबर कितना लिखना है, 1 2 3। इन अवयवों को लिखना है जो ए से बी में रिलेशन रख रहे हैं। उन अवयवों को अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक अलग कोई और होता, मान लो 8 अवयव होता, तो 8 तो किसी से संबंधित है नहीं, तो इसलिए प्रांत में उसको हम नहीं रखते, ठीक है। उन अवयवों को रखना है जो ए से बी में संबंध रख रहे हैं। तो यहां पर प्रांत में कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 2 3, ठीक। इसको फिलहाल तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका आर का जो प्रांत होगा वो होगा 1 2 3, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं प्रांत के बाद सह प्रांत की। आर का सह प्रांत, सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत होता है बी के सभी अवयवों को लिखना है। जो बी समुच्चय है उसके सभी अवयवों को लिखना है, मतलब 4 5 6, ये आपका क्या है, सह प्रांत है, ठीक। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और इसके बाद रेंज मानी परिसर आपको और लिखना है, आर का परिसर, आर का परिसर। देखो ध्यान दें, आर का परिसर कितना होगा, आर का परिसर वो होगा जो इससे इसका रिलेशन है, वो रिलेशन वाले सभी अवयवों को आपको लिखना है। मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहां पर एक और अवयव होता, तो जो आर होता, मतलब आर का जो परिसर होता वो आपका कौन सा होता, 4 5 6, 7 को नहीं लिखना है क्योंकि 7 किसी से संबंध नहीं रख रहा है ना। तो इसलिए आर का जो परिसर होगा वो लिखना है 4 5 6 लिखना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको प्रांत, सह प्रांत और परिसर समझना है। ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें एक्सरसाइज 2.2 में आपसे पूछी जाएंगी, केवल और केवल इतनी बातें आपसे पूछी जाएंगी। संबंध क्या होता है, संबंध कितने होते हैं, मतलब संबंधों की संख्या, संबंध कितने होते हैं का मतलब संबंधों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। उनके प्रांत संबंध के प्रांत संबंध का सह प्रांत और संबंध का परिसर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आज आपको फंक्शन के बारे में, मानी फलन के बारे में अच्छे से समझ लेना है और साथ ही साथ इससे संबंधित जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको भी आराम से एकदम करें, ठीक है। तो बच्चों फलन होता क्या है, बच्चों जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन, उस रिलेशन में अगर कुछ शर्तें डाल दी जाएं तो वही फलन बन जाता है। जिस रिलेशन में कुछ विशेष शर्तें डाल दी जाएं तो वो आपका फलन बन जाता है। क्या क्या शर्तें डाली जाएंगी, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। कोई एक अरिक्त समुच्चय ए हो, एक कोई अरिक्त समुच्चय बी हो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध इस प्रकार से हो कि ए के सभी अवयव बी के समुच्चय बी के अवयवों से किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को हम फलन कहते हैं। एक बार फिर से समझें, एक कोई अरिक्त समुच्चय ए है, एक कोई अरिक्त समुच्चय बी है और समुच्चय ए के समुच्चय बी से कोई अगर इस प्रकार से रिलेशन है कि ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को हम फलन कहेंगे।
देखिए हम यहां पर आपको इस प्रकार से लिख के बताएं कि जैसे आपके पास एक कोई समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए से बी में कोई संबंध इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। देखो एफ सच दैट ए से बी, फलन एफ ए से बी में है और ए के प्रत्येक अवयव, ये देखो जो ए लिखा हुआ ना, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से अगर संबंधित है, तो एक बात और साथ साथ में ए के सभी अवयवों का बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए और साथ ही साथ एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ही वास्तव में यह संबंध फलन कहलाएगा। हम आपको इस प्रकार से बताएं, जैसे कोई संबंध इस प्रकार से लिखा है आर बराबर, तो यहां पर अगर आर बराबर ऐसे लिखा है 1,2, 3,4, 5,6, अगर संबंध कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यह संबंध वास्तव में फलन है या नहीं, आपको यह समझना है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो युग्म बना है, क्रमित युग्म बना है, उसका जो पहला घटक है वो पहला घटक, ये देखो हर एक का पहला घटक अलग अलग होना चाहिए, पहले घटक को समान नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर आपने यहां देखा कि 1 है, तो यहां 3 की जगह अगर 1 है तो समझो ये आपका कभी भी फलन नहीं होगा, ये कभी भी फलन नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, ये पहले पहले सारे अवयव अलग अलग होने चाहिए। सो यहां पर देखो दिखाई दे रहे हैं, देखो इस प्रकार से आप समझें। यहां पर एक डायग्राम पर से समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये इस तरीके से अगर हम ये कहें कि ये एक कोई समुच्चय ए है, ये कोई समुच्चय बी है, इसमें अवयव हैं आपके पास 1 3 5 1 3 5 और इसके अवयव हैं 2 4 6। अब आप देख सकते हो यहां पर देखो 1 का काय से संबंध है, 2 का संबंध है, 1 से 2 का संबंध इस प्रकार से देखो लिखोगे। यहां देख सकते हो 3 का 4 से संबंध है, आप 3 से 4 को संबंधित करोगे तो इस प्रकार देखो लिखोगे। यहां आप देख सकते हो 5 का 6 से संबंध है, आप यहां 5 से 6 को संबंधित कर सकते हो। आपने ये देखा कि ए के सभी अवयवों के, ए के कितने अवयव हैं, ए के अवयव हैं 1 3 5, ए के सभी अवयवों का बी के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए और वो संबंध अद्वितीय होना चाहिए। मतलब एक का एक ही से संबंध होना चाहिए, केवल और केवल एक अवयव से संबंध होना चाहिए। जैसे एक अवयव का 2 से ही तो संबंध है, एक का अगर 4 से और संबंध हो जाए तो मानो ये आपका फिर फलन नहीं रहेगा। तो एक का देखो 2 से संबंध है, 3 का भी केवल एक अवयव 4 से संबंध है, यहां 5 का केवल एक अवयव 6 से संबंध है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए के सभी अवयवों का बी के किसी न किसी अवयव से संबंध है, कोई जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। ए के सभी अवयवों का बी में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है और सभी अवयवों का बन रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका फलन कहलाएगा। ठीक, ये संबंध आपका फलन कहलाएगा। हमने आपको बताया कि शर्तें क्या क्या डाली जाए जब फलन बन जाता है, संबंध में क्या क्या शर्तें डाली जाएं कि वो फलन बन जाए। संबंध में केवल शर्त यही है कि ये आपका जो समुच्चय ए का के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, एक शर्त तो ये हो गई। और दूसरी बात, ए के सभी अवयव एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनाना चाहिए। 2 शर्तें केवल होनी चाहिए, अब यही संबंध आपका होता है वो फलन बन जाता है। ठीक, यहां पर देखो एक दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे हम ये माने, ये देखो इससे बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। देखो ये आपके पास एक कोई समुच्चय ए है, एक कोई समुच्चय बी है, ठीक है, और समुच्चय ए से समुच्चय बी में आपका कोई फलन, ये एफ लिख देते हैं एफ, ठीक है। और यहां पर अगर हम इस प्रकार लिख दें कि 1 2 3 4 और यहां लिख देते हैं 5 6 7, यहां लिख दें, तो अगर यहां पर एक का संबंध, एक का प्रतिबिंब 5 के साथ है, 2 का प्रतिबिंब 6 के साथ बन रहा है और 3 का प्रतिबिंब अगर 7 के साथ है और 4 का प्रतिबिंब किसी से नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब भैया ये फलन नहीं है। ये क्या है, ये फलन नहीं है। हमने बताया सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए बी में,
ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहां पर 4 का कहीं भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फलन नहीं है। ठीक, एक दूसरी और शर्त देखो, यहां पर आप समझ सकते हो कि ये आपका कोई ए है और ये आपका कोई बी है। देखो ध्यान दें, ये आपका कोई ए है, ये आपका कोई बी है। यहां पर अगर हम ये माने कि इसके अवयव हैं 1 2 3 4, चलो 1 2 3 लिख दिए, और यहां पर हम लिख देते हैं 1 2, चलिए यहां पर दूसरे कोई अवयव लिख लेते हैं ए बी सी, ये लिख लिए। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार से, चलो एक और अवयव कोई मान लेते हैं, यहां पर डी मान लेते हैं, डी। अब यहां पर समझ लेते हैं, जैसे 1 का ए से प्रतिबिंब है, 1 का ही बी से प्रतिबिंब है, 2 का सी से प्रतिबिंब है, 3 का डी से प्रतिबिंब है, तो ये भी आपका देखो फलन नहीं है। क्यों फलन नहीं है? क्योंकि यहां पर 1 का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, 1 का ए से भी प्रतिबिंब बन रहा है और 1 का बी से भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी फलन नहीं है। आपको लिखना है ये फलन नहीं है। एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, और साथ ही साथ बताया कि सभी ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये फलन कहलाएगा। क्लियर मेरे ख्याल से होगी, कोई समस्या वाली बात अब शायद नहीं होगी। बस आपको समझना है कि जो संबंध होता है वही वास्तव में फलन हो जाता है। इसमें केवल 2 शर्तें आपको होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्त है? ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, और वो प्रतिबिंब अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। बस इतनी सी बात। ठीक है, एकदम इतनी बात तो मेरे ख्याल से क्लियर आपकी हो गई होगी।